नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में थाना गांधी पार्क पुलिस के एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बदले दरोगा ने उससे 20,000 रुपये पेशगी की मांग की। युवक ने अपनी पीड़ा जताते हुए खून से पत्र लिखा और वीडियो के जरिए आपबीती सुनाई। उसका कहना है कि पुलिस की इस कारगुजारी से वह इतना परेशान हो चुका है कि अपना मकान और बेटा तक बेचने को मजबूर हो गया है। वायरल वीडियो में युवक ने कहा कि न्याय दिलाने की जगह थाना पुलिस उस पर लगातार आर्थिक दबाव बना रही है। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संतोष कुमार है, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं टीचर्स कॉलोनी में रहता हूँ, थाना गांधी पार्क। मेरे घर पे 21/8/2025 को फायरिंग हुई, जिसमें मेरा बेटा प्रिंस और मेरी माताजी बाल बच गई। मैंने 112 नंबर कॉल की तो पुलिस आई। अगले दिन प्रार्थना पत्र लेके थाने गया तो महेश यादव दरोगा जी हैं, वो 20,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि मुकदमा लिखवाना है तो 20,000 रुपये दे दे, नहीं तो मैं झूठी FIR बना के भेज दूंगा। और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मैं अपने खून से पत्र लिख रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी सुनवाई हो। जब तक ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी पता नहीं मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। और मैं अपना इतना परेशान हूं कि मैं अपना मकान और बेटा बेच रहा हूं। मेरा बेटा छोटा है प्रिंस, मैं उसे भी बेच रहा हूं। मैं दुखी हो चुका हूं, मैं पता नहीं है, मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और पुलिस वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं, महेश दरोगा जी, और मुझसे झूठे केस में फंसाने की कहते हैं। मैं कहाँ से पैसा लाऊं? मैं अपना मकान और बेटा दोनों बेच रहा हूँ। मैं इतना दुखी हो चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे न्याय मिले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के जैन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीजों को दिखाने पहुंचे यूनिवर्सिटी छात्र इलाज में देरी होने पर ACMO से मारपीट कर दी, जिससे इमरजेंसी में हंगामा हो गया। डॉक्टर व छात्र पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। स्टाफ ने इमरजेंसी का गेट बंद कर टकराव होने से रोका। छात्र का आरोप था कि डॉक्टर ने पहले गाली दी थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन पंकज मिश्रा ने बताया कि CCTV कैमरे में छात्र पहले थप्पड़ मारते दिख रहा है। ACMO की ओर से छात्र के खिलाफ प्रॉक्टर कार्यालय में शिकायत की गई। प्रॉक्टर प्रोफेसर M वसीम अली ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल पर गए डॉक्टर को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मरीजों को परेशानी न हो। अभी नहीं, अभी डॉक्टर्स ने मारा है, इन्होंने बदतमीजी करी है। पेशेंट का पैर काट दिया जा रहा है, इस बात पे चाटा मारा। वो नहीं, पेशेंट का पैर काटने गाली बक रहा था। डॉक्टर ने किसको मारा है? आपको? वो मारने आ रहा था ना, AMU गई और जो इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर उनके द्वारा मारपीट की गई। उन्होंने मारने आ रहे थे सेल्फ डिफेंस में, बस मैंने वो कराया जो भी। और उसके बाद 10 डॉक्टरों ने दोबारा हमला करा। कारण क्या था? आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरे चाचा हैं, इसके बाद उनको कहते मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, पैर काटने का बता रहे थे और गेट बंद करवाए थे। मारने के लिए गए, सब मारेंगे। ये जो रेजिडेंस डॉक्टर है इनके द्वारा किया गया, है। तो इन्होंने क्या है, दोबारा हॉल पे आके मारेंगे। अच्छा, इन्होंने दोबारा जान से मारने की धमकी दी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा अहमद। आप जो है यहाँ AMU में लॉ के स्टूडेंट हैं? जो ये गेट बंद करा था उन्हीं डॉक्टरों ने किया? उन्हीं डॉक्टरों ने करा था और स्टाफ वालों ने कराया। अभी पुलिस क्या लेके जा रही है आपको? पुलिस डॉक्टर के लिखने में हुआ, थोड़ा सा पहले बात कर लेंगे। थोड़ा इतना बता दियो हुआ क्या था? डॉक्टर्स ने मारा है, इन्होंने बदतमीजी करी है। पेशेंट का पैर काट दिया जा रहा है, इस बात पे चाटा मारा। वो नहीं, पेशेंट का पैर काटने गाली बक रहा था। डॉक्टर ने किसको मारा है? आपको? आप डॉक्टर हैं क्या यहाँ पर? लॉ के स्टूडेंट AMU गई और जो इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर उनके द्वारा मारपीट की गई। उन्होंने मारने आ रहे थे सेल्फ डिफेंस में, बस मैंने वो कराया जो भी। और उसके बाद 10 डॉक्टरों ने दोबारा हमला करा। कारण क्या था? आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरे चाचा हैं, इसके बाद उनको कहते मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, पैर काटने का बता रहे थे और गेट बंद करवाए थे। मारने के लिए गए, सब मारेंगे।
ये जो रेजिडेंस डॉक्टर है इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया है। तो गेट इन्होंने क्या है, दोबारा हॉल पे आके मारेंगे। अच्छा, इन्होंने दोबारा जान से मारने की धमकी दी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफा अहमद। आप जो यहाँ एमयू में लॉ के स्टूडेंट हैं? लोकेश स्टूडेंट 3rd ईयर से। सभी लोग साथ में। अच्छा, जो ये गेट बंद करा था उन्हीं डॉक्टरों ने किया आपको? सभी डॉक्टरों ने करा था, स्टाफ वालों ने कराया। अभी पुलिस कहाँ लेके जा रही है आपको? पुलिस आदित्य शर्मा वो ब्लैक शर्ट वाले का पता है? नाम क्या आपका? नाम कहाँ से क्या लेके आए थे यहाँ पर? कहाँ से? बधाइयों से। क्या मरीज को क्या परेशानी है? एक्सीडेंट हुआ है इसका। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या कह दिया यहाँ पर? मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साइड से लगा लें। क्यों? क्या हो गया? डॉक्टर नहीं क्या? क्या हो गया? झगड़ा हो गया डॉक्टरों में, तो आप वापस लेके जा रहे हो? अभी वापस में खड़ी है, साइड वापस जाएगा। मैंने 2 दिन पहले बुखार आया था, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। ये बोला हमारे पास जगह खाली नहीं है आईसीयू का। तो मैंने बोला देखो, कोई बोला अपनी जिम्मेदारी पे अगर तुम रखना चाहते तो रख सकते हो, और भाई जान कोई हादसा होता हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इन्होंने दिल्ली के लिए बोला, कलावती के लिए। अगर दिल्ली के लिए मिला तो बताओ मैं क्या करूँगा, ये बताओ। कहाँ से आए थे? मैं यहीं से आऊँ भाई, थोड़ी छर्रा से। अब क्या स्थिति है यहाँ पर मेडिकल? स्थिति तो यही है कि ये लोग ना तो दवाई दे रहे हैं ढंग से, ना कुछ कर रहे हैं। ये झगड़ा वगड़ा हो गया तो कोई डॉक्टर देख रहे हैं क्या? क्या झगड़े के बाद तो फिलहाल मुझे पता नहीं, मैं अभी अंदर नहीं गया हूँ। क्या नाम है आपका? शकील अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुन्नौर। अच्छा, किसको लेकर आए थे और कहाँ लाए थे? पिताजी को लेकर आए थे इमरजेंसी अलीगढ़ मेडिकल में। मेडिकल में। क्या परेशानी बताइए? पैरालाइसिस है और शुगर के पेशेंट है ये। कब लाए थे? आज 12 बजे लाए थे 12 बजे जी, दोपहर में। दोपहर में। फिर उन्होंने जाँच फाँचे कराई थी काफ़ी सारी, सब सारे जाँच फाँचे लेके आए थे, हम दवाई भाई लाए थे। फिर अब बोल रहे हैं कि अभी ले जाओ इन्हें, आज के दिन लेके आना इन्हें। हमने कहा भी हालत नाजुक है इनकी, ले जाने के काबिल नहीं है। ले जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे थे कि यहाँ पर हड़ताल है, कि कोई देखेगा नहीं, पड़े रहोगे बेड पे। डॉक्टर नहीं देख रहे? नहीं, तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? दूसरे अस्पताल में? अब घर लेके जाएंगे, अब रात में कहाँ लेके जाएंगे? कितनी उम्र होगी पिताजी की? लगभग है 62 साल। 62 साल की है। कहाँ से आए हो? गुन्नौर, कौन सा जिला पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट संभल संभल से आए आप? जी। कितना किलोमीटर दूर होगा लगभग? 75 किलोमीटर यहाँ पे। 76 किलोमीटर है। यहाँ पे अधिकारियों से बात करी थी आपने? डॉक्टरों से ही बात करी थी, स्टाफ से। पहली बात तो यहाँ स्ट्रेचर नहीं मिली, काफ़ी देर भटकते रहे कि स्ट्रेचर लेकर आओ, कहीं से लेकर आओ तब अंदर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे। स्ट्रेचर का इंतजाम किया 1 घंटे में, उसके बाद में भीतर पड़े रहे, टेबलों पर घूमते रहे ऐसे जब ही। एडमिट हो गए तो फिर ये हो गया क्या? हाँ, एडमिट हो गए तो अब क्या गए, हड़ताल है, अभी ले जाओ, नहीं तो यहाँ पड़े रहो बेड पे, कोई देखेगा नहीं। सर मेरा नाम नासिर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये बुस्कुरा। अच्छा, किसको लाए थे और कहाँ लाए थे? ये हम अपने बहनों को लेकर आए थे, अकराबाद थाने से यहाँ पर रेफर करा था। तो यहाँ पर काफी टाइम से हम 2 घंटे थे यहाँ पर, कोई ट्रीटमेंट का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। क्या कह दिया यहाँ पर? यहाँ पर अभी मैंने पूछा था कि डॉक्टर कितने दिन बैठेंगे, तो बोल रहे हैं कि कोई पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कारण क्या है ना देखने का? लड़ाई होने का कारण नहीं हो गए, विवाद हुआ, आपने देखा ही है, तो इसलिए। आपके सामने हुआ था झगड़ा? जी आप यहीं के मौजूद? जी किस बात को लेकर के? सर मेरे को ये नहीं पता किस बात को लेकर। झगड़ा होने से पहले भी आए थे बारिश को? जी हाँ। कितना समय हो गया होगा? मेरे को 2 घंटे हो गए सर यहाँ पर आए हुए। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई नहीं। आपके पेशेंट को देखा ही नहीं देखा है। परेशानी क्या है इनको? सर में काफी चोट है, तुम देख सकते हो कितनी खून निकल रहा है। ये इन्हों को लड़ाई में मार दिया है, झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था। अब कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अब हम लेके जा रहे हैं इनको किसी प्राइवेट में या फिर दीनदयाल में लेके जाएंगे। डॉक्टर देख नहीं रहे? नहीं। मरीज का नाम क्या आपके? शायद। उम्र कितनी है उसकी लगभग? कितना? उम्र कितनी है? 35 साल करीब। ये अकराबाद की थाने के अंतर्गत के रहने वाले हैं? जी हाँ, धुमेरा गांव पड़ता है वहाँ पर पास में अकराबाद। 25 को थाना सिविल लाइंस अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज में करीब 8:15 बजे एक एएमयू के ही लॉ स्टूडेंट के द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट करने की घटना संज्ञान में आई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था स्थापित की गई तथा मजरूब का डॉक्टरी मुआयना करा दिया गया है।
हॉस्पिटल प्रशासन तथा प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में धार्मिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए अलीगढ़ की जानी मानी मुस्लिम महिला नेत्री रूबी आसिफ खान ने एक बार फिर गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की। रोरावल थाना क्षेत्र स्थित उनके घर में जब से गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई है तब से लगातार घंटियों की गूंज और भजन कीर्तन की ध्वनियां वातावरण में पवित्रता का संचार कर रही हैं। रूबी आसिफ खान का ये कदम न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका मानना है कि पूजा पाठ और त्योहारों का मकसद समाज में भाईचारा और एकता कायम करना है। रूबी आसिफ खान, क्या बात है आपके? जयगंज मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज किस तरह की स्थापना आपके द्वारा की गई है? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है, हर बार की तरह जैसे करती हूँ उसी तरह से आज भी की है और करती रहूंगी। मैं ये करके सब एक संदेश देना चाहती हूँ हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भाईचारे का, मिलजुल कर रहें, इसी तरह सभी त्योहारों को मनाएं जैसे मैं मनाती हूँ। ईद, दीपावली, नौ दुर्गे, नवरात्रि, जो भी त्योहार है हिंदू मुस्लिम को सब लोग मिलजुल कर मनाएं, खुशी खुशी, कोई भेदभाव ना करें किसी के साथ। किसी भी तरह का कोई जिसको लगे कि इनके त्योहारों से किसी को आपत्ति है या हम मना रहे हैं या हमारे त्योहारों से किसी को कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। इसी तरह मिलजुल कर सब त्योहार मनाएं। मेरे भाइयों से और बहनों से यही मेरी प्रार्थना है कि ये भेदभाव खत्म करें और एकता का संदेश दें। कितने दिन ये पूजा अर्चना चलेगी? ये 9 दिन की चलेगी, 10वें दिन विसर्जन करूंगी नरोरा में, जैसे करती चली आई हूँ इसी तरह। आप एक मुस्लिम महिला नेत्री है, ऐसे भी कई तरह के आपके ऊपर हमले हुए, उसको लेकर ये हमले तो होते रहते हैं। खैर, इनसे डरने वाली नहीं हूँ। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहूंगी। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं डर के बैठ जाऊं और ऐसा कुछ कर देते हैं मेरे साथ में आए दिन, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। जो मैंने सोचा है वही करूंगी। इसी तरह एकता का संदेश दूंगी। ये समझ लें मेरे भाई, जो गलत समझते हैं वो सब ये समझें कि मैं एक एकता का संदेश देती हूँ कि सब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाएं, मिलजुल कर रहें। ये बताइए, मुकदमे वगैरह भी दर्ज होते हैं आप लोगों पर, फिर उसके पीछे की वजह क्या है? मुकदमे तो ऐसे सभी पर दर्ज होते हैं और आज तो आम हो गया है मुकदमे दर्ज होना। किस पर मुकदमे नहीं है? मुकदमे सब पर है, कोई ऐसी बात नहीं है। झूठे सच्चे सब होते हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करती है। सही और गलत सब कोर्ट देखेगी। इसमें तो जो जिसको मुकदमे लगा रहा है लगाने दो, कोई बात नहीं है। उनको खुशी होती है मुझ पर मुकदमे लगाने की तो और लगाएं। मैं इन मुकदमों से भी नहीं डरती। अगर कोई मुकदमों में अगर बाकी दोषी हूँ तो डरूंगी, जब कोई दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। जब आपने स्थापना वगैरह किया तो क्या किसी तरह का कोई विरोध वगैरह लोगों के द्वारा? विरोध तो शुरू से चलता चला आ रहा है और अब भी चल रहा है, मगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ, अभी झेलती हूँ। ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़ा है, कहने से कोई फायदा नहीं है। जितना कहो आदमी इसको गलत समझ बैठता है कि ये तो ऐसे ही करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। जिला प्रशासन कोई बात आगे पड़ती है वो मेरा साथ देते हैं। जिला प्रशासन अलीगढ़ का हमारा, और इसीलिए मैं सुरक्षित हूँ। पिछली बार आपको सुरक्षा मिली थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा मिली थी मुझे, गणेश जी रखे थे मैंने, तब भी मैं कोई त्योहार करती हूँ तो उस पर सुरक्षा मुझे मिलती है। लेकिन बस ये कि मैं अपने त्योहार मनाऊंगी, सुरक्षा मिले ना मिले मुझे सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं कि जो जान के पीछे पड़े हुए हैं, हमला करने की सोचते हैं। कब दाव लगे और मैं कुछ कह नहीं सकती, कब क्या हो जाए ये भी मुझे मालूम नहीं है। क्या जान का खतरा आप लोग? बिल्कुल जान का खतरा तो रहता है, हर वक्त रहता है, लेकिन मैं इसी तरह से करती रहूंगी और करती हैं। पुलिस से सुरक्षा की मांग करेंगे इस बार? सुरक्षा की मांग मैंने की है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को मैंने दिए, पोर्टल किया है। और मैंने ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 9 दिन के लिए, जब तक मैं विसर्जन करके आ जाऊं उसके बाद बिल्कुल हटा दें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में केंद्र सरकार की योजना द्वारा हस्तशिल्प कार्यक्रम के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को हाथ के द्वारा बनाए जा रहे उपकरण आदि के बारे में जानकारी दी गई। 50 दिवसीय ट्रेनिंग में महिलाओं को हैंडमेड आइटम बनाने के बारे में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालक रंजीत ने बताया कि सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जो महिलाएं हस्तशिल्प से बनाती हैं उनके शिल्प को देश व विदेश में बेचने की व्यवस्था की जाती है।
क्या नाम है आपका? जी, किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम कराया जा रहा है? जी, मेरा नाम सुल्ताना है। यहाँ एप्लिक का काम की वजह से हम यहाँ पे लोग सब आए हुए हैं। शगुफ्ता मैम हमें लेकर आई हैं। हमारा कार्यालय है ग्रेस अपार्टमेंट A9 में। क्या शिव कराया जादव। जा रहा था? यहाँ हमें डेकोरेशन क्या लाभ मिलेगा इससे आपको? इससे हमें जानकारी मिलेगी और हम जागरूकता होंगे एक तरह से और आगे बढ़ेंगे। मैम के जरिए से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कार्यक्रम कराया गया है, कौन-कौन आया? क्या क्या समझ में आया? यहाँ पर हम मतलब बिजनेस से जैसे 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 हम अपने काम के जरिए से आगे बढ़ेंगे उसके हमें जानकारी मिलेगी। आज भी किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ कराया गया है? मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। यहाँ जागरूकता प्रोग्राम कराया गया हैंडीक्राफ्ट से मुताल्लिक। ये हैंडीक्राफ्ट काफ़ी तरह का होता है। यहाँ 4 तरह के लोग आए और उन्होंने समझाया स्टूडेंट को कि एप्लिक क्या होता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, ब्रास का काम क्या होता है, पेंटिंग क्या होती है। इन लोगों को ये इस सब के बारे में बताया गया और बताया गया कि आप लोग घर पर रहकर कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको जो कार्ड है उसके कितने लाभ मिल सकते हैं। आप अलीगढ़ के अलावा बाहर जाएंगे तो आपको ये एक चीज़ 100 रुपये की है और बाहर जाकर वो 1000 की होती है और इंटरनेशनल में जाकर वो 5000 की हो जाती है। ये सब बताया गया। घरेलू महिलाओं को जागरूक किया गया बिजनेस के मुतालिक और ताकि वो सेल्फ हो सके। धन्यवाद जी। जो महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं उनको आगे चलकर कोई ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे? जी हाँ, इन लोगों को अभी 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई है और इन्हें सिखाया भी गया है और इनके प्रोडक्ट भी मार्केट में उतरेंगे और ये लोग ट्रेनिंग के बाद भी मेरे से जुड़ी रहेंगी और प्रोडक्ट तैयार करेंगी और इनको हम लोग मेलों में उतारेंगे और मेलों में जाकर इनका जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं वो डबल कीमत मिलेगी इनको और ये जागरूक होंगे और ये समझेंगे बिजनेस क्या है और हम कैसे काम कर सकते हैं घर में रहकर और हम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारा हस्तशिल्प कार्ड है उस कार्ड पर हमारे यहाँ मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है। जो लेडीज़ अपना बिजनेस कर सकती हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग 2.25 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, अपना बिजनेस सेल्फ बन सकती हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से 6 दिन पहले अपहृत 1.5 साल के बच्चे को राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने सुबह संभल से बरामद कर लिया है। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पुलिस आरोपित तक पहुंची। जीआरपी का दावा है कि आरोपित की 2 पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थीं। आरोपित बच्चे के साथ दबोच लिया गया। यहां से वह दिल्ली जाने की फिराक में था। वे बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के गांव धिमारपुरा का रहने वाला है। आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। टिकट लेकर के अपने घर जाने के लिए एक व्यक्ति आता है, यहाँ के बच्चे को आकर के लेकर चला जाता है। मैं इधर उधर काफ़ी ढूंढती रही। फिर ये कल जो है 27 तारीख को सुबह में अपने परिजनों के साथ यहाँ आई और मुकदमा अपराध संख्या 96/25 धारा 137 BNS की तहरीर के तहत इंस्पेक्टर संदीप तोमर अलीगढ़ ने मुकदमा पंजीकृत कराया और बच्चे की तलाश में 4 टीम बना करके निकल गए। सीसीटीवी के कैमरे से काफ़ी खोजते हुए ये पहुंच गए चंदौसी सीसीटीवी के सहारे से, जिसमें आरपीएफ के भी लोग थे और ये लोग भी थे। पहुंच गए तो वहाँ भी काफ़ी सीसीटीवी के कैमरे से मदद मिली और ये फिर पहुँचे। वहाँ से एक गांव है धीमरपुरा के पास भी कुछ इनको सुराग मिला सीसीटीवी कैमरे से, तो ये फिर पहुंच गए कैथल पहुंच करके कैथल जो है थाना चंदौसी जिला संभल में पड़ता है। वहाँ के पुलिस के सहयोग से और अपने साथियों के सहयोग से इसको 4:50 पे वहाँ सुबह में भोर में गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हैं आज और बच्चा बरामद है। क्या मोटिव क्या था, क्यों इसके द्वारा बच्चा को उठाया, क्या मानते हैं? अब
बता तो ये यही रहा है कि इसकी 2 पत्नियां थी, 5 बच्चे हैं, दोनों इसकी पत्नियां इसको त्याग दी हैं, बच्चों को लेकर अलग रहती है, दिल्ली पंजाब रहती है। तो ये बच्चा किस उद्देश्य से अपने जीवन के लिए उठाया कि इसी को पालेंगे पोसेंगे या कहीं ले जाकर के बेचने के उद्देश्य से उठाया है, तो इसकी मनसा के ऊपर निर्भर है। इसके बारे में हम स्पष्ट कैसे बता। पिछले कुछ समय से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगातार बच्चा चोरी की घटनाएं हो रही हैं, क्या अंकुश लगाने के लिए पुलिस अलर्ट नहीं है या क्या कहेंगे? पुलिस तो अलर्ट है ही है, हर जगह पुलिस इतना है पर्याप्त नहीं कि उसको कवर कर ले, लेकिन जितने भी बच्चे गायब हुए हैं सब इनके समय में बरामद हुआ है। और उनका नाम से कि ट्रैक्टर ट्राली भी इन्होंने बरामद किया है, काफ़ी प्रयास किया है इन्होंने, सीसीटीवी कैमरा फुटेज सब इनके पास मौजूद है। प्रयास तो पुलिस करती ही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास बरसों पुराना है। इनमें से एक महावीरगंज स्थित मंदिर श्री दाऊजी महाराज है, जिसकी स्थापना 1896 में लाला कल्याण राज द्वारा की गई थी। मंदिर की मूर्ति नीलम पत्थर से बनी हुई है। मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े सर्वेश कुमार ने बताया कि कुछ साधु लोग आए थे और हमारे पर बाबा को कुछ हीरे जवाहरात देकर कहा था कि अगर हम अगले 6 महीने में वापस नहीं आए तो इन हीरे जवाहरात की बदले यहाँ एक दाऊजी महाराज का मंदिर बनवा दिया जाए। सर्वेश ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य दुनिया के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। अधिकतर लोग अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, दुबई आदि में रहते हैं। ये मंदिर सन 1896 में बना था। इसको हमारे पूर्वज, हमारे परबाबा लाला कल्याण दास जी ने बनवाया था। और इस मंदिर में इस मंदिर को ये कुछ साधु लोगों के द्वारा हीरे जवाहरात दिए गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हम 6 महीने में नहीं आए तो एक दाऊजी महाराज का मंदिर बनवा देना। कल्याण दास जी ने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया और उसके बनवाते हुए वो इतने उन्होंने उन्नति की कि वो उस ज़िले के सबसे धनी व्यक्ति में उनका शुमार हो गया। और उसके बाद इस मंदिर में निरंतर तरक्की होती रही। लोग दूर दूर से, विदेशों से इसमें मंदिर में आते हैं। इस मंदिर का जो प्रबंधन है वो मंदिर श्री दाऊजी महाराज ट्रस्ट करता है, जो कि हमारा एक कोटीवाल परिवार है, उसका एक प्राइवेट ट्रस्ट है। इसके सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह। यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है ये। और जो भी इंडिया आता है वो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आता है। अब इस परिवार की ये वनीता गुप्ता जो पूर्व में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल थी अमेरिका की, वो भी हमारी ट्रस्टी है। और इस पर जो हमारी भगवान की मूर्ति है वो नीलम पत्थर की बनी हुई है। बड़ी आकर्षक इसके दर्शन होते हैं। और ये इसके जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बागे बिहारी का बिल्कुल प्रतिरूप है। ये महावीर में स्थित है, अलीगढ़ में। रोजाना वृंदावन या फिर हैदराबाद हर जगह नहीं जा सकते, बस यहाँ पे पास के पास हम लोग आ सकते हैं, भगवान जी से अपनी मन की बात कर सकते हैं और उनसे अपने लिए सब चीज़ सही मांग सकते हैं, उसकी हमें सद्बुद्धि दे और हमारे साथ सब सही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में खरीफ सीजन की फसलें धान और बाजरा पूरी तरह से खेतों में लहरा रही है। ऐसे समय में किसानों को उर्वरक विशेषकर यूरिया की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने किसानों से अपील करते हुए साफ किया है कि जनपद में यूरिया किसी भी तरह की कमी नहीं है। वर्तमान समय में 10,678 मैट्रिक टन यूरिया जनपद के गोदामों और क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। कृषि विभाग की ओर से दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर ही यूरिया और अन्य उर्वरकों की बिक्री करें।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि जब भी कोई किसान उर्वरक खरीदे तो POS मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद निकलने वाली पर्ची को अवश्य ले। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार किसानों को उनकी पात्रता से अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। सर क्या नाम है आप और किस पद पर कार्यरत हैं आप? मैं धीरेन्द्र सिंह चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अलीगढ़ हूँ इस समय, और वर्तमान में मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूँ कि जनपद में इस समय खरीफ की फसल चल रही है। धान की फसल, विशेषकर धान और बाजरा की फसल हमारे जनपद में मुख्य फसलें हैं। इसके लिए किसान भाई, उनकी चूँकि बुवाई और रुपाई हो चुकी है, अब केवल यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि यूरिया जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आज भी वर्तमान में 10,678 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता जनपद में है। किसान भाई किसी तरीके से परेशान न हो, और हम देख रहे हैं कि अब सभी क्रय केंद्रों पर हमारे बहुत आसानी से किसान भाई एक दो बैग अपनी खतौनी के आधार पर यूरिया क्रय कर रहे हैं। किसान भाइयों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपनी खतौनी में अंकन जो भूमि जोत है उसके आधार पर ही यूरिया क्रय करें। सभी दुकानदारों के पास हमारी एक रिकमेंडेशन हमने जारी कर रखी है कि 1 हेक्टेयर के लिए उसके कितना यूरिया, कितना DAP, कितना NPK की आवश्यकता है, उसी हिसाब से अपना क्रय करें और अपना खतौनी और आधार ले जाएं, जिससे कि POS मशीन में अंगूठा लगाकर वो खरीद सकें। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी दुकानदार जिससे वो लेने जा रहे हैं, अपना अंगूठा लगाने के बाद POS मशीन से एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची को ज़रूर ले लें किसान भाई दुकानदार से। उसमें देख भी लें कि जितना उन्होंने यूरिया ख़रीदा है किसान ने, दुकानदार ने उतना ही उसको खारिज किया है कि नहीं, ये तुरंत चेक कर लें। और मशीन का स्टॉक भी समय समय पर जांचते रहें कि कई किसान भाई ये सोचते हैं कि यूरिया नहीं है। कि सबसे पहले किसान दुकानदार अगर मना करता है तो उसकी स्टॉक की पर्ची भी निकलवा लें, और कोई ऐसी सूचना गलत देता है तो आप तत्काल हमें फ़ोन करें। हमने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी कर रखे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी फ़ोन करें तो तुरंत समस्या का हम समाधान कराएंगे। सर एक चीज़ हो रहा है, जैसे अभी धान की फसल चल रही है, किसानों को बड़ी दिक्कतें होती हैं कीटनाशक दवा लेने में। उनको कभी क्या होता है कि जैसे दवा अगर दुकानदार से लेते, कभी कभी क्या होता है फसलों में नुकसान भी हो जाता है। उसके बारे में आप फसलों में अगर ये वाली दवा लगाएं, उसके बारे में आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं किसानों को? कृषि विभाग के विकासखंड स्तर पर कृषि रक्षा इकाइयाँ हैं, वहाँ हमारे कृषि रक्षा के हमारे कर्मचारी हैं, सभी जगह उपलब्ध हैं। उनसे आप पूछ लें, और उसी तरह से वो दवाइयाँ आप यदि वहाँ उपलब्ध है तो वहाँ से, अन्यथा अगर वहाँ उपलब्ध नहीं है तो बाहर से परचेज कर सकते हैं किसान भाई। और निश्चित ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दवाइयाँ, किसी रक्षा रसायन खरीदने के बाद दुकानदार से उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें, जिससे यदि कोई शिकायत होती है उस रसीद के आधार पर हम उसके कार्यवाही कर सकेंगे दुकानदार के खिलाफ। जनपद में हमने लगातार एक ऑनलाइन पोर्टल फर्टिलाइज़र का बना हुआ है, उसके माध्यम से हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो अधिक परचेज कर रहे हैं, अधिक क्रय कर रहे हैं किसान भाई, और जो अनावश्यक रूप से किसान भाइयों को अधिक मात्रा में उर्वरकों का विक्रय कर रहे हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम। जुलाई के महीने में हमें ऐसे 10 दुकानदार मिले थे जिन्होंने अधिक उर्वरक विक्रय किया था, उनकी बिना खतौनी और ज़मीन देखे हो। उनमें से 9 के खिलाफ हमने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया, जुलाई माह के थे। और एक जो समिति थी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए AR कोऑपरेटिव को हमने लिख दिया है। इसके अलावा हम लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो भी क्रय उर्वरक का होता है वो पोर्टल पे आ जाता है हमारे पास, और हमें दिखता है कि किसी दुकानदार ने अधिक विक्रय कर दिया है, उसने खरीदा, तत्काल हम उसको नोटिस जारी कर ये पूछते हैं कि इसकी खतौनी उपलब्ध कराएं, जिससे कि किस आधार पे आपने अधिक मात्रा में उसको उर्वरक क्रय किया है। तो हम लगातार अपने पोर्टल द्वारा भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 1 टन से अधिक जिन किसानों ने लिया है यूरिया या अन्य उर्वरक, उनकी लगातार हम जांच करा रहे हैं अपने स्टाफ के माध्यम से, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग की टीमों के माध्यम से। यदि उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।